बेटा यहाँ देखिएगा, 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स हैं, उनको सीरीज में लगाया हुआ है। तीनों की लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। क्योंकि तीनों रॉड सीरीज में लगी हुई हैं, इसलिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तीनों में सेम होगा। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आपके सामने है, dq by dt इज इक्वल टू k a डेल्टा t अपॉन l। क्योंकि यहाँ पर तीनों रॉड्स के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ सेम है और तीनों सीरीज में हैं, और क्योंकि साइड से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए L dq by dt upon A, which is equal to K into delta T, that is constant। ठीक है। तो अब अगर हम देखें, इसमें 3 सेक्शन हमको मिलते हैं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड दिस इज सेक्शन नंबर 3। अगर सेक्शन नंबर 1 पर हम लगाएं तो थर्मल कंडक्टिविटी सेक्शन 1 के लिए कितनी है, 2K है। और लेट मी से यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 3T माइनस T1। अगर आप सेक्शन नंबर 2 देखें तो यहाँ पर आपका कंडक्टिविटी K है और टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है। और थर्ड सेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी 2K और टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T। के सारी इक्वेशन में सेम है, इसलिए आप कह सकते हैं 2 इंटू 3T माइनस T1 is equal to T1 minus T2, and this is equal to 2 T2 minus T. And since all these are constant, so let me put this is equal to 2x, right? Therefore, if I simplify, then I can say 3T minus T1, that is temperature difference across this section, that is section 1. Here temperature difference is nothing but x. So this is x, and T1 minus T2 is equal to 2x, and T2 minus T, this is again x. So the temperature difference between across all the 3 sections is x, 2x and x. And as you can see, x plus 2x plus x, yani sum of temperature difference across all the 3 sections is nothing but 3T minus T, and this is equal to 2T. So if you simplify, you get 4x is equal to 2T, or x is equal to 2 by 4. This is equal to 0.5T। ये बात समझ में आ रही है आपको? If you just see the same one, and now what we have seen कि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 2x, यहाँ x, और यहाँ no, here the temperature difference is x, here it is 2x, and here it is x, and the combined temperature difference is 2T. So your x comes out to be 2 by 4T. This is equal to 0.5T. So temperature difference yani 3T minus T1 is equal to 0.5T. So your T1 is equal to 2.5T. Similarly, T2 minus T is also 0.5T. Therefore, your T2 is equal to 1.5T. So what is the question? We have asked to find out the ratio T1 is to T2. So T1 is to T2 is equal to 2.5 upon 1.5. So this is 5 3s are 15, this is 5 5s are. So the answer is 5 by 3. So the correct answer is the first answer, that is 5 is to 3. So remember in this particular question, क्या ध्यान में आपको रखना है कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू आउट कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है
लेंथ सेम है, राइट। इसलिए हमारे पास ये आ जाता है K, यानी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एक सेक्शन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दैट सेक्शन, दैट इज अ कांस्टेंट। और उसको इस्तेमाल करके हमने ये इसको किया, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन है कि ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम है, और जो स्प्रिंग आपका कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू ए बॉक्स फिल्ड विथ सैंड। और जैसे ये बॉक्स ऑसिलेट करता है, सैंड धीरे धीरे लीक कर रही है, ठीक है, वर्टिकली, जिससे एवरेज फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सिस्टम का चेंज कर रहा है विद टाइम। So, which of the following options schematically depicts these changes correctly? तो सैंड बॉक्स से वर्टिकली लीक कर रही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये सिस्टम इस तरीके का होगा कुछ। और यहाँ पर ये बॉक्स है, और बॉक्स में आपकी सैंड भरी हुई है, एंड सैंड इज लीकिंग आउट कंटिन्यूसली। ओके, तो अब इसमें क्या होना है, आपको मालूम है टाइम पीरियड ऑफ ए मास टी इज इक्वल टू व्हाट, आपको बताना है डिफरेंस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बताना है और एम्पलीट्यूड के बारे में बताना है। यू हैव टू टेल अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड, सो लेट्स नॉट राइट अबाउट टी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जो सैंड है लगातार लीक कर रही है, यानी मास टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। therefore omega will increase with time as m is decreasing, therefore omega will increase. So if you just see the graph 1, 3 and 4, in all the cases omega is increasing, so answer could be anything. Now let's talk about the amplitude. Now जैसे जैसे आपका ये mass mass is coming out of the box, so what is happening is the energy stored in this system is decreasing. As mass is decreasing, energy is decreasing. Energy stored in the system is decreasing because potential energy of the mass is decreasing. Mass is falling down. Therefore, half Ka square will also decrease. That means amplitude will decrease as mass decreases. Therefore, the correct answer is the fourth one, where frequency is increasing, but but amplitude is decreasing. Is that okay? Now, if you just look up this question, now इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि ये बताना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जिसमें आपका जो सर्किट में करंट पास कर रहा है कहाँ, ए से बी की तरफ, एंड करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्योंकि करंट ए से बी तक जाते वक्त घट रहा है, इसलिए जो इस सिस्टम में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेट मी पुट इट एज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो वी ए बी is equal to VAC plus VCD plus VDB. Now VAC potential drop, because करंट बढ़ रहा है इसलिए A से C तक जाते वक्त जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि करंट इज इंक्रीजिंग, एंड दैट विल बी नथिंग बट L di by dt. Potential drop is L di by dt प्लस VCD, C से D तक जाते हुए कितना पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, 5 वोल्ट, and VDB is nothing but I into R. So this is L into 1 plus 5
and your L is how much? 1 Henry. So I'll put L also over here. 1 into 1 plus 5 plus I is 2 into 2. So this is equal to 1 plus 5 plus 4. So the answer is 10 volt. Because EMF induced in an inductor is minus L di by dt, so potential drop is L di by dt, right? So A से C तक because current increase हो रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, which is L di by dt. So total potential drop हमारे पास A से B तक कितना होगा? 10 volt, यानी VA minus VB is 10 volt. So the correct answer is second. If you move over to question number 10, a particle of mass is moving around the origin with a constant force F, pulling it towards the origin. ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और इस पर लगातार जो फोर्स काम कर रही है F is constant. And F is providing the centripetal force. You know that centripetal force is nothing but mv square by r. Because F is constant, so your centripetal force is constant, right? Now it says if Bohr model is used to describe its motion. Now Bohr model का क्या मतलब? What do you mean by Bohr model? Bohr model basically means angular momentum of the system is quantized. mvr is equal to nh by 2 pi. Angular momentum is quantized. Okay. तो आपको बताना है कि पार्टिकल की जो स्पीड है और रेडियस वो n के साथ कैसे वेरी कर रहा है. तो आप यहां से देखिएगा, m into v square by r is constant. That means if I इन दोनों रिलेशनशिप को हमको क्या करना है? क्लब करना है. तो यहां से आप कह सकते हैं r is equal to m v square upon f. तो आपके पास आ जाएगा m v square upon f is equal to nh by 2 pi. Or I can say v cube because mass constant है, force constant है, is proportional to n. Or I can say h भी constant है, 2 pi भी constant है. तो v is proportional to n की power 1 by 3. And r आप देख सकते हैं. Now r is proportional to v square from this relationship, यानी 1. Therefore I can say radius is proportional to n की power 2 by 3. So radius n to the power 2 by 3, v proportional to n की power 1 by 3. So the correct answer is first. So इस particular question में आपको ध्यान ये रखना था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि पार्टिकल ऑरिजिन के अबाउट घूम रहा है, कांस्टेंट फोर्स उसको खींच रही है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है. और क्योंकि बोर मॉडल की बात की गई, इसका मतलब mvr यानी एंगुलर मोमेंटम उसका क्वांटाइज्ड है. देयरफॉर वी गेट दिस आंसर. ठीक है.